In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. All praises and thanks are due to Allah. Blessings and peace be upon His messenger. My dear students, we are going to start electronics. This chapter is divided into two parts. In this lecture, we will discuss its first part. The topics that we will cover in these parts are, first of all, we will discuss brief review of PN junction and its characteristics. Then we will move to rectification. Then we will discuss specially designed PN junctions. Then we will discuss transistor and transistor as an amplifier and transistor as a switch. So let's start with the definition of electronics. Electronics is the branch of physics which deals with the study of flow of electrons and the control of the motion of electrons by using semiconductor devices. So मेनली इस इलेक्ट्रॉनिक्स में जो चीज़ें हम डिस्कस करते हैं सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को यूज़ करके इलेक्ट्रॉन का कंट्रोल और उनका फ्लो जो है वो सीखते हैं इस ब्रांच के अंदर. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक दैट इज ब्रीफ रिव्यू ऑफ पीएन जंक्शन. स्टूडेंट्स, पीएन जंक्शन हमें पता है कि पीएन जंक्शन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सेमीकंडक्टर क्रिस्टल को इस तरह से ग्रो करते हैं कि एक सेमीकंडक्टर क्रिस्टल के अंदर पी रीजन भी आ जाए और एन रीजन भी आ जाए. जब वो दोनों रीजन्स जो हैं एक ही क्रिस्टल के अंदर ग्रो किए जाते हैं तो हमारे पास एन टाइप रीजन के अंदर चूंकि मेजॉरिटी जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की होती है, पी टाइप रीजन में मेजॉरिटी हमारे पास होती है होल्स की, और होल्स को हम ट्रीट करते हैं इक्विवेलेंट पॉजिटिव चार्ज के. तो जब पी और एन टाइप जो है वो सेम सेमीकंडक्टर क्रिस्टल के अंदर ग्रो किए जाते हैं दोनों रीजन्स, तो हमारे पास एन टाइप रीजन से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपनी रैंडम मोशन की वजह से मूव करते करते पी रीजन में आ जाते हैं, और पी रीजन में होल्स की जो डेफिशिएंसी है वो होल्स वाली जगह को फिल करके वहाँ पे क्या है, नेगेटिव आइंस बनाना शुरू कर देते हैं. और उसके अपोजिट अगर एन रीजन में हम देखें, चूंकि एन रीजन से इलेक्ट्रॉन मूव करके पी में चला गया, तो हमारे पास क्या होना शुरू हो जाता है, एन रीजन के अंदर जो है वो पॉजिटिव आइंस बनना शुरू हो जाते हैं और पी रीजन के अंदर जो है नेगेटिव आइंस की लेयर बनना शुरू हो जाती है. ये जो आइंस की लेयर दोनों साइड्स पे बनती है, इन आइंस की लेयर्स को नाम दिया जाता है डिप्लीशन रीजन, और इस डिप्लीशन रीजन की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस बिल्डअप होता है, दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड पोटेंशियल बैरियर. अब अगर हम पीएन जंक्शन को एज अ होल डिस्कस करें तो याद रखिएगा पीएन जंक्शन एज अ होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही होती है. और अगर पोटेंशियल बैरियर की बात की जाए तो सिलिकॉन के लिए पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू 0.7 वोल्ट और जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट होती है. दिस इज वेरी सिंपल. नेक्स्ट अगर हम बात करें पी रीजन की, तो जब पीएन जंक्शन को हम एज अ डायोड डिस्कस करेंगे तो याद रखिएगा पी रीजन को एनोड का नाम दिया जाएगा और एन रीजन को हम कैथोड बोलते हैं. नेक्स्ट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इट इज डिप्लीशन रीजन कंटेन इमोबाइल आइंस पॉजिटिव एंड नेगेटिव. डिप्लीशन रीजन में पॉजिटिव आइंस की लेयर होती है, नेगेटिव आइंस की लेयर होती है, और ये आइंस मूव नहीं करते. लेकिन याद रखिएगा बट नो चार्ज कैरियर्स आर प्रेजेंट इन द डिप्लीशन रीजन. ये भी याद रखिएगा डिप्लीशन रीजन में सिर्फ आइंस मौजूद होते हैं जो मूव नहीं कर रहे होते, लेकिन डिप्लीशन रीजन के अंदर चार्ज कैरियर्स जो हैं वो प्रेजेंट नहीं होते. सो एमसीक्यू में अगर पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन डिप्लीशन रीजन, तो आंसर विल बी इमोबाइल आइंस, और अगर कह दे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन द डिप्लीशन रीजन तो हमारा आंसर होगा चार्ज कैरियर. अब स्टूडेंट्स, चार्ज कैरियर और आइन में हमारे पास फर्क बेसिक यही होता है कि चार्ज कैरियर जो है वो पूरी क्रिस्टल के अंदर फ्रीली मूव कर सकता है, और अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से वो चार्ज कैरियर्स जो हैं वो करंट को भी कंडक्ट कर सकते हैं. लेकिन आइंस की अगर बात की जाए, यहाँ पे जो आइंस प्रेजेंट होते हैं वो इमोबाइल होते हैं, वो आइंस मूव नहीं कर सकते और ना ही वो करंट को कंडक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट अगर पीएन जंक्शन को हम एज अ डिवाइस डिस्कस करें, तो पीएन जंक्शन को हम एज अ डिवाइस जब डिस्कस करते हैं तो हम कहते हैं पीएन जंक्शन इज बेसिकली व्हाट इट इज अ डायोड. पीएन जंक्शन या डायोड, इसको यूज करने के मॉड्स होते हैं, उनमें हमारे पास दो मॉड्स हैं हमारी जो है वो टेक्स्ट में जो डिस्कस्ड हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल पीएन जंक्शन का जो मॉड है दैट इज फॉरवर्ड बाइस्ड पीएन जंक्शन,
एंड सेकेंडली हमारे पास जो मॉड है दैट इज रिवर्स बाइस्ड पीएन जंक्शन। अब क्विकली देख लेते हैं फॉरवर्ड बाइस पीएन जंक्शन में क्या होता है और रिवर्स बाइस में क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉरवर्ड बाइस पीएन जंक्शन में हमारे पास जो पी साइड होती है, दिस इज सिंपली पी साइड, पी साइड जो होती है दैट इज कनेक्टेड विद हाई पोटेंशियल और एन साइड जो होती है दैट इज कनेक्टेड विद द लो पोटेंशियल। फॉर एग्जांपल अगर इस डायग्राम में मैं देखूं तो मेरे पास जो पी साइड है दैट इज कनेक्टेड विद हाई पोटेंशियल टर्मिनल ऑफ बैटरी, एन साइड जो है वो क्या हुई, एन साइड इज कनेक्टेड विद द लो पोटेंशियल टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो अगर पीएन जंक्शन को बैटरी के साथ या सर्किट में इस तरह से कनेक्ट किया जाए कि एन टाइप जो है वो लो पोटेंशियल से कनेक्टेड हो, पी टाइप हमारे पास जो है वो हाई पोटेंशियल से कनेक्टेड हो, तो मॉड जो होगा पीएन जंक्शन का उसको हम नाम देंगे फॉरवर्ड बाइस्ड पीएन जंक्शन। अब इसको फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे इस वाले डायोड को देखा जाए, इस वाली पीएन जंक्शन को देखा जाए, तो हमारे पास इस पीएन जंक्शन का चूंकि ये ट्राइंगल वाली साइड पी रीजन होता है और ये बार वाली साइड एन रीजन होता है, तो अगर हम एनालाइज करें इस वाले पहले वाली डायग्राम को, तो इसमें हमारे पास क्या है, P इज कनेक्टेड विद +4 वोल्ट एंड N इज कनेक्टेड विद +3 वोल्ट। तो स्टूडेंट्स अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाए कि N और P दोनों का पोटेंशियल वैल्यू में तो पॉजिटिव हो लेकिन P वाली साइड का पोटेंशियल हायर हो एज कंपेयर टू द पोटेंशियल ऑफ N साइड, तो याद रखिएगा इस केस में हमारे पास पीएन जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड बाइस ही होगी। फॉरवर्ड बाइस होने के लिए जरूरी नहीं होता कि एन साइड जो है वो नेगेटिव पोटेंशियल से ही कनेक्टेड हो। अगर दोनों पी और एन साइड्स पॉजिटिव पोटेंशियल से कनेक्टेड हों, इस तरह से कनेक्टेड हों कि पी वाली साइड का जो पॉजिटिव पोटेंशियल है वो एन से ज्यादा हो, तो तब भी क्या होगा, पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बाइस होगी। और सेकंड वाली डायग्राम में तो बड़ी सिंपल सी सिचुएशन है, P इज कनेक्टेड विद +5 एंड N इज कनेक्टेड विद -3, ऑटोमेटिकली हाई लो वाली कंडीशन यहाँ पे भी पूरी हो रही है, तो ये भी पीएन जंक्शन हमारे पास, ये वाला डायोड भी हमारे पास किस मोड में है, इट इज इन फॉरवर्ड बाइस मोड। अब फॉरवर्ड बाइस के अंदर और क्या क्या चीजें होती हैं, इंफॉर्मेशन टाइप चीजें हमारे पास, लाइक अगर मैं फॉरवर्ड बाइस मोड में बात करूं डिप्लीशन रीजन की विड्थ की, तो एमसीक्यू वाइज याद रखिएगा फॉरवर्ड बाइस मोड में डिप्लीशन रीजन की जो विड्थ है वो हमारे पास डिक्रीज करती है। और अगर हम बात करें फॉरवर्ड बाइस में करंट, तो करंट हमारे पास फ्लो करता है ऑफ द ऑर्डर ऑफ मिली एम्पियर्स, और ये करंट फ्लो करता है तब फ्लो करता है एप्रीशिएबल करंट जब अप्लाइड पोटेंशियल जो है वो ग्रेटर देन द पोटेंशियल बैरियर हो। मिसाल के तौर पे अगर सिलिकॉन का डायोड है तो उसका पोटेंशियल बैरियर हमने पढ़ा है जी 0.7 वोल्ट, तो अगर अप्लाइड पोटेंशियल जो है वो हमारे पास 0.7 वोल्ट से ग्रेटर होगा तो तब एप्रीशिएबल करंट जो है फ्लो करना शुरू होता है और उसकी वैल्यू जो है वो ऑफ द ऑर्डर ऑफ मिली एम्पियर्स होती है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, करंट फ्लो करता है ड्यू टू द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। अब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स यहाँ पे क्या है, पी साइड पे हमारे पास मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं होल्स, और एन साइड पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और पीएन जंक्शन में जब भी हम करंट की बात करेंगे हम बोलेंगे करंट जो है वो फ्लो कर रहा है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। अब यहाँ पे हमारे पास चूंकि फॉरवर्ड बाइस पीएन जंक्शन है, तो फॉरवर्ड बाइस पीएन जंक्शन में एन साइड के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स और पी साइड के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। एन साइड वाले मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स मूव करते हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिव पोटेंशियल, आई मीन टू से एन साइड वाले जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो मूव करेंगे इस डायरेक्शन में, और अगर होल्स की बात की जाए तो होल्स मूव करते हैं इनसे अपोजिट डायरेक्शन में। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे बैटरी के हाई पोटेंशियल टर्मिनल की तरफ और होल्स मूव करेंगे लो पोटेंशियल टर्मिनल की तरफ। तो यूं हमारे पास करंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ मिली एम्पियर्स फ्लो करता है बिकॉज ऑफ द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। नेक्स्ट हमारे पास अगर हम आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स एनालाइज करें तो स्टूडेंट्स हमारे पास फॉरवर्ड बाइस कैरेक्टरिस्टिक्स में ग्राफ इस तरह का आता है। इनिशियली जब तक तो पोटेंशियल की वैल्यू बैरियर पोटेंशियल से कम है तो वेरी नेग्लिजिबल अमाउंट का करंट, या कह लें ऑलमोस्ट नो करंट फ्लोज। आफ्टर दैट हमारे पास करंट जो है वो राइज कर रहा होता है और करंट का जो ऑर्डर है दैट इज मिली एम्प्स। और अगर हम इस वाले ग्राफ की स्लोप की बात करें तो आईवी ग्राफ की स्लोप जैसे हमारे पास ओहम्स लॉ में था कि स्लोप जो है करंट वोल्टेज ग्राफ की वो किसको रिप्रेजेंट करती थी, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करती थी। या अगर रेजिस्टेंस को इन टर्म्स ऑफ स्लोप बात करें
तो रेजिस्टेंस जो है वो डायोड की जो रेजिस्टेंस होगी पीएन जंक्शन की रेजिस्टेंस दैट विल बी इक्वल्स टू रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप। और याद रखिएगा फॉरवर्ड बाइस के अंदर रेजिस्टेंस जो है वो टिपिकली ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्यू ओहम्स होती है। अब स्टूडेंट्स सेकंड मॉड जो है डायोड का या पीएन जंक्शन का दैट इज कॉल्ड रिवर्स बाइस पीएन जंक्शन। इसके अंदर जो है वो कनेक्शन कैसे होते हैं, पी साइड जो है दैट इज कनेक्टेड, ये एन यहाँ पे मौजूद नहीं है, पी साइड जो है दैट इज कनेक्टेड विद लो पोटेंशियल और एन साइड जो है हाई पोटेंशियल से अगर कनेक्टेड है तो मॉड ऑफ ऑपरेशन जो होगा दैट विल बी रिवर्स बाइस। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक डायोड गिवन है, इसके अंदर जो है P इज कनेक्टेड विद +4 एंड N इज कनेक्टेड विद +8, P is connected with low potential and N is connected with high potential. This will be in reverse bias mode. Similarly, second वाली diagram के अंदर P is connected with +2 volt and N is connected with +3 volt. अगेन जो है हमारे पास सिचुएशन वही वाली मीट हो रही है, सो ये हमारे पास डायोड का जो मॉड होगा दैट विल बी रिवर्स बाइस। अब रिवर्स बाइस की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जब डायोड रिवर्स बाइस में कनेक्ट होता है तो उसमें डिप्लीशन रीजन की जो विड्थ होती है वो वाइड होती है या इंक्रीज होती है। सेकेंडली अगर हम बात करें तो रिवर्स बाइस के अंदर हमारे पास करंट जो है वो जो फ्लो करता है उसको नाम दिया जाता है लीकेज करंट का, और वो लीकेज करंट जो है वो फ्लो करता है बिकॉज ऑफ द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। स्टूडेंट्स यहाँ पे मेजोरिटी नहीं है, रिवर्स बाइस में जो करंट फ्लो कर रहा होता है दैट इज बिकॉज ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो याद रखिएगा एमसीक्यू वाइज अगर एमसीक्यू में पूछ ले कि रिवर्स बाइस में जो करंट फ्लो होता है वो किस वजह से होता है, तो दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ मेजोरिटी, दैट इज बिकॉज ऑफ माइनॉरिटी। और अगर माइनॉरिटी की बात की जाए एन साइड पे, तो एन साइड पे माइनॉरिटी होती है होल्स की, और पी साइड पे माइनॉरिटी किसकी मौजूद होती है, इलेक्ट्रॉन्स की मौजूद होती है। प्रीवियसली हमारे पास जो करंट था फॉरवर्ड बाइस में वो करंट था मिली एम्प्स की रेंज में, मिली एम्पेयर्स में फ्लो करता था, और यहाँ पे जो हमारे पास रिवर्स बाइस में लीकेज करंट फ्लो करता है दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पेयर्स, मतलब मिली एम्पेयर से 1000 टाइम्स स्मॉलर करंट। यहाँ पे करंट का जो ऑर्डर है वो हमारे पास आएगा दैट इज माइक्रो एम्पेयर्स। आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए तो हमारे पास ये हैं आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें हमारे पास करंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पेयर है। इनिशियली हमारे पास जो है ग्राफ एक्चुअली थोड़ा सा मॉडिफाई जो है वो कर लीजिएगा, ग्राफ हमारे पास जो है वो कुछ इस तरह से है कि स्टार्ट पे ही करंट जो है वो सैचुरेट हो जाता है, और जितनी उसकी वैल्यू लेट से यहाँ पे वैल्यू है 10 माइक्रो एम्पेयर, तो ये 10 माइक्रो एम्पेयर का करंट फ्लो करता रहेगा, वोल्टेज की वैल्यू आप जैसे मर्जी इंक्रीज करें। एक पर्टिकुलर सिचुएशन, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके, एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे जाके करंट जो है वो रैपिडली मूव करता है इन्फिनिटी की तरफ। उस पर्टिकुलर वोल्टेज को नाम दिया जाता है ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ द डायोड का नाम दिया जाता है, या उसको कट ऑफ वोल्टेज का नाम दिया जाता है। तो ये ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद हमारे पास क्या होता है, ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद डायोड का जो स्ट्रक्चर है वो कोलैप्स कर जाता है। उससे पहले पहले जो है हमारे पास करंट नेग्लिजिबल अमाउंट या माइक्रो एम्पेयर्स वाला फ्लो कर रहा होता है। आफ्टर द ब्रेकडाउन वोल्टेज करंट इतना ज़्यादा हो जाता है कि उस करंट के हीटिंग इफेक्ट की वजह से पीएन जंक्शन जो है वो कोलैप्स कर जाती है। अब अगर रिवर्स बाइस रेजिस्टेंस की बात की जाए तो इसका रिलेशन भी मैथमेटिकली वी विल से इट इज रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप, और अगर हम रिवर्स बाइस में रेजिस्टेंस की ऑर्डर की बात करें तो याद रखिएगा रिवर्स बाइस में जो पीएन जंक्शन की रेजिस्टेंस होती है वो ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेगा ओहम्स होती है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास है रेक्टिफिकेशन। अब रेक्टिफिकेशन इज दैट प्रोसेस जिसमें हम अल्टरनेटिंग करंट को कन्वर्ट करते हैं इनटू डायरेक्ट करंट। यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, कन्वर्जन ऑफ एसी इंटू डीसी को रेक्टिफिकेशन कहा जाता है। अगर इसके अपोजिट सोचा जाए तो इसके अपोजिट हमारे पास फिनोमिना होगा कन्वर्जन ऑफ डीसी इंटू एसी। तो याद रखिएगा नाम की हद तक कन्वर्जन ऑफ डीसी इंटू एसी जो है उस प्रोसेस का नाम हम रखते हैं इन्वर्जन, और जो डिवाइस जो है जो ब्लैक बॉक्स इन्वर्जन का काम करेगा उसको हम नाम देंगे इन्वर्टर का। बहरहाल यहाँ पे हमने रेक्टिफिकेशन डिस्कस करनी है, तो याद रखिएगा रेक्टिफिकेशन के लिए हम पीएन जंक्शन डायोड को यूज करेंगे, और पीएन जंक्शन डायोड जब रेक्टिफिकेशन प्रोसेस में यूज होगा तो हम बोलेंगे पीएन जंक्शन डायोड इज बिहेविंग एज अ रेक्टिफायर। अब टाइप्स ऑफ अगर रेक्टिफिकेशन की बात की जाए तो हमारे
कोर्स के अंदर जो टाइप्स डिस्कस की गई हैं उनमें हमारे पास हाफ वेव रेक्टिफिकेशन है एंड फुल वेव रेक्टिफिकेशन। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन जैसा कि नाम ही काफ़ी है कि इसमें क्या होगा, ओनली वन हाफ ऑफ द एसी जो है वो कन्वर्ट होगा इनटू डीसी। अब एसी के दोनों हाफ्स में से वो कोई भी हाफ हो सकता है, वो पॉजिटिव हाफ भी हो सकता है, वो नेगेटिव हाफ भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन के डायोड को हमने सर्किट में कैसे कनेक्ट किया है। अभी देखते हैं इसको भी डिटेल में। इसके पैरेलल में हमारे पास है फुल वेव रेक्टिफिकेशन। इसमें क्या होगा, दोनों हाफ्स जो हैं एसी के वो डीसी में कन्वर्ट होंगे। तो अगर हाफ वेव रेक्टिफिकेशन की बात की जाए तो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में स्टूडेंट्स हमारे पास कोई भी हाफ जो है वो रेक्टिफाई होता है और आउटपुट में हमारे पास इनपुट के एक साइकिल के करस्पॉन्डिंग एक हाफ जो है वो आ रहा होगा, दूसरे वाला हाफ जो है वो ब्लॉक हो रहा होगा। अगर हाफ वेव रेक्टिफायर में हम बात करें आउटपुट पे आने वाली जो हमारे पास पल्सेटिंग डीसी आउटपुट है, उस वाली आउटपुट की अगर आरएमएस वोल्टेज की बात करें तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा उसकी आरएमएस वोल्टेज हमारे पास फाइनल जो बनती है दैट इज V0/2। अगर हम एसी की बात करें तो एसी की नॉर्मली जो चैप्टर 16 में पढ़ते हैं आरएमएस वोल्टेज, वो आरएमएस का फॉर्मूला होता है V0/√2। याद रखिएगा हाफ वेव रेक्टिफायर में जो आरएमएस वैल्यू आती है उस आरएमएस वैल्यू में बटे में √2 नहीं होता, वो बटे में सिंपली 2 होता है। और उसको निकालने का, उसको मालूम करने का जो मेथड है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर हम सिमिलरली आरएमएस वोल्टेज की तरह आरएमएस करंट की बात करें तो आरएमएस करंट भी हमारे पास उसी तरह से I0/2 होगा, जबकि I0 क्या होगा, इट विल बी द पीक करंट। और I0 की वैल्यू जो है वो सिंपली बराबर होगी V0 डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। अब स्टूडेंट्स अगर हम बात करें आउटपुट पे जो रिपल आ रही होती है हाफ वेव रेक्टिफायर में, या पल्सेटिंग जो डीसी आउटपुट आ रही होती है, उस आउटपुट रिपल का टाइम पीरियड याद रखिएगा हाफ वेव रेक्टिफायर में वो टाइम पीरियड एग्जैक्टली बराबर होता है टाइम पीरियड ऑफ इनपुट एसी। और अगर फ्रीक्वेंसी की बात की जाए सिमिलरली तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द आउटपुट रिपल जो है वो इनपुट एसी की फ्रीक्वेंसी के बराबर ही होती है हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर। जी, तो अगर स्टूडेंट्स हम हाफ वेव रेक्टिफायर में आउटपुट रिपल जो है उसका टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी की बात करें तो याद रखिएगा वो फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड जो है वो सेम ही होंगे एज दैट ऑफ द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट एसी। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस वाले डायोड के केस में ये जो कनेक्शन मैंने किया है हमारे पास क्या है, पॉजिटिव हाफ जो है वो यहाँ पे रेक्टिफाई होके आउटपुट पे अपीयर हो रहा है, लेकिन नेगेटिव हाफ जो है उसमें क्या होगा, नेगेटिव हाफ में डायोड रिवर्स बाइस हो जाता है। तो नेगेटिव हाफ में डायोड ओपन सर्किट के तौर पे बिहेव करता है, तो ओपन सर्किट में हमारे पास नेगेटिव हाफ यहाँ पे क्या है, ब्लॉक हो जाता है, नेगेटिव हाफ आउटपुट पे अपीयर नहीं होता। तो अगर हम यही वाली आरएमएस वैल्यू जो है इसको कैलकुलेट करने का वो मेथड यहाँ से देखना चाहें तो बड़ी सिंपल सी बात, जैसे हम एसी में क्या करते हैं, अल्टरनेटिंग जो हमारे पास एसी की वेवफॉर्म होती है अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज की, उसमें हम एक वेवफॉर्म के लिए 4 पॉइंट्स कंसीडर करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट, पॉजिटिव पीक पॉइंट, देन हमारे पास जीरो क्रॉसिंग पॉइंट और नेगेटिव पीक पॉइंट। इन 4 पॉइंट्स के करस्पॉन्डिंग आरएमएस वैल्यू लेते हैं। आरएमएस वैल्यू में हम सबसे पहले इन चारों वैल्यूज का स्क्वायर लेते हैं, फिर इनका मीन लेते हैं और देन उसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। जस्ट लाइक दैट हम यहाँ पे अगर आउटपुट पे बात करें तो आउटपुट पे हमारे पास क्या है, इस वाले पॉइंट के बाद दोबारा से पॉजिटिव हाफ स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास 1 वेव कंप्लीट होती है। इस एक वेव के अंदर अगर आरएमएस वैल्यू हमें चाहिए तो उसी तरह से हम 4 पॉइंट्स लेते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट 0, ये पॉजिटिव पीक वाला पॉइंट, देन 0 वाला, ये वाला पॉइंट 0, और यहाँ पे क्या है, चूंकि नेगेटिव हाफ मौजूद नहीं है, नेगेटिव हाफ क्लिप हो गया, तो यहाँ पे भी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो दैट इज वाई यहाँ पे हम 0 वैल्यू पुट करके जब आरएमएस निकालते हैं तो ये आरएमएस एसी की आरएमएस से डिफरेंट आती है। तो ये हमारे पास हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में चंद एक की पॉइंट्स थे। अब हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में 2-4 सर्किट्स डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इस सर्किट को देखा जाए स्टूडेंट्स तो हमारे पास एसी सोर्स अप्लाई किया हुआ है और डायोड का कनेक्शन जो है वो नॉर्मल जो प्रीवियस वाला सर्किट था उससे अपोजिट है। तो अगर यहाँ पे हमें पूछ ले आउटपुट पे वोल्टेज क्या अपीयर होगी तो होगा क्या, यहाँ पे ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ हमारे पास क्या है, ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव, ये नेगेटिव,
तो पॉजिटिव हाफ के दौरान में डायोड का मॉड हो जाएगा यहाँ पे रिवर्स बाइस, क्योंकि डायोड की जो एन साइड है दैट एन साइड इज कनेक्टेड विद अ हाई पोटेंशियल। तो अगर एन साइड हाई पोटेंशियल से हो तो डायोड का मॉड क्या हो जाएगा, रिवर्स बाइस, और डायोड जो है वो बिहेव करना शुरू कर देता है एज ओपन सर्किट। अब अगर मैं नेगेटिव हाफ की बात करूं तो नेगेटिव हाफ में पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी लाइक दिस। इस नेगेटिव हाफ में डायोड जो है उसका एन टर्मिनल जो है दैट इज कनेक्टेड विद द लो पोटेंशियल, तो डायोड किस मोड में चला जाएगा, फॉरवर्ड बाइस मोड में। जब डायोड फॉरवर्ड बाइस में होगा तो यहाँ पे कन्वेंशनल करंट इस तरह से फ्लो करेगा सर्किट में, और जब आउटपुट पे मैं रजिस्टर के अक्रॉस आउटपुट वोल्टेज देखूंगा तो फर्स्ट वाले हाफ में आउटपुट जो है वो जीरो रहेगी, सेकेंड वाले हाफ जो है वो एज इट इज यहाँ पे हमारे पास अचीव हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हमारे पास इस सर्किट में आउटपुट आएगी, आउटपुट में हमारे पास नेगेटिव हाफ ऑफ एसी आएगा। बहरहाल वो डीसी ही कहलाएगा, क्योंकि ये वाला करंट जो यहाँ पे फ्लो कर रहा है रजिस्टर में वो करंट जो है वो यूनी डायरेक्शनल है। तो हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव हाफ की बजाय नेगेटिव हाफ आउटपुट पे आ जाएगा। इस सर्किट में अगर देखा जाए तो इस वाले सर्किट में अगर हम आउटपुट एनालाइज करना चाहें तो वंस अगेन एसी के एक साइकिल के लिए बात कर लेते हैं। एक साइकिल में हमारे पास अगर पॉजिटिव साइकिल में लेट्स अज्यूम मैं कहता हूं ये टर्मिनल पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो इस पॉजिटिव की वजह से ये वाला डायोड जो है ये फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा, क्योंकि इसका पी जो है वो हाई पोटेंशियल से कनेक्टेड है, दिस इज पॉजिटिव। और ये वाला डायोड जो है वो रिवर्स बाइस हो जाएगा, क्योंकि इस डायोड का जो एन साइड है दैट इज कनेक्टेड विद हाई पोटेंशियल टर्मिनल। तो सर्किट में करंट जब यहाँ से बैटरी से इस वाले सोर्स से फ्लो करेगा तो ये सर्किट में करंट इस वाले डायोड के थ्रू इस रजिस्टर में से पास कर जाएगा। यूं हमारे पास पॉजिटिव हाफ साइकिल जो है इस सर्किट में से गुजर जाएगा। नेक्स्ट अगर हम नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करें तो नेगेटिव हाफ साइकिल में ये टर्मिनल नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये वाला डायोड फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा और ऊपर वाला डायोड अब चला जाएगा रिवर्स बाइस मोड में। अब अगर हम सोर्स से करंट की बात करें तो सोर्स से करंट अब कन्वेंशनल करंट ही हम डिस्कस कर रहे हैं। कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव टर्मिनल से मूव करता करता यहाँ पे आएगा, यहाँ पे फॉरवर्ड बाइस वाले पाथ में से करंट फ्लो करके नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सप्लाई की तरफ मूव करेगा। तो दोनों हाफ्स में यहाँ पे सर्किट में करंट फ्लो तो कर रहा है, लेकिन अगर हम इस वाले सर्किट में आउटपुट पे एनालाइज करें तो दोनों हाफ्स में करंट फ्लो कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, जिसका मतलब ये है कि हमारे पास जो आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म आएगी वो टाइम एक्सिस की दोनों साइड्स पे आएगी। पॉजिटिव हाफ भी पास करेगा, नेगेटिव हाफ भी पास करेगा, लेकिन रजिस्टर में चूंकि डायरेक्शन दोनों हाफ्स में अपोजिट आ रही है, इसका मतलब है यहाँ पे आउटपुट में हमारे पास डीसी नहीं आएगा, बल्कि इस केस में आउटपुट में हमारे पास एसी ही आएगा। तो याद रखिएगा हमारे पास अगर डायोड्स को इस तरह से कनेक्ट कर दिया जाए तो हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो डीसी नहीं होगी बल्कि वो एसी ही आएगी। इस तरह के सर्किट्स या अगर 3 डायोड्स भी लगे हों पैरेलल में 4 लगे हों तो हम एनालाइज कर सकते हैं सिंपली एक साइकिल ऑफ एसी के करस्पॉन्डिंग। हमने जो है करंट की डायरेक्शन को देखना है आउटपुट रजिस्टर में। अगर करंट दोनों डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो वो एसी आएगा, अगर एक ही डायरेक्शन में है तो वो डीसी आएगा। सिमिलरली इस वाले सर्किट को एनालाइज किया जा सकता है। इस वाले सर्किट में अगर हम देखें तो इस वाले सर्किट के अंदर हमारे पास जो इनपुट है वो शिफ्टेड इनपुट है, मतलब वो जीरो से स्टार्ट होके पॉजिटिव साइड पे नहीं बढ़ रही, ये इनपुट स्टार्ट हो रही है नेगेटिव पीक से। अब इनपुट नेगेटिव पीक से अगर स्टार्ट हो रही है इसका मतलब है इस वाले रेड वाले क्वार्टर में, इस क्वार्टर साइकिल ऑफ एसी में क्या होगा, पोलैरिटी हमारे पास ये टर्मिनल जो है दिस टर्मिनल विल बी पॉजिटिव एंड दिस टर्मिनल विल बी नेगेटिव। तो हमारे पास इसके करस्पॉन्डिंग डायोड का मॉड क्या हो जाएगा, डायोड का मॉड रिवर्स बाइस हो जाएगा, डायोड कंडक्शन इस वाले क्वार्टर के लिए नहीं करेगा। उसके बाद जब ये वाला पॉजिटिव हाफ आएगा तो इस पॉजिटिव हाफ में हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव हाफ में अब ऊपर वाला टर्मिनल जो है वो पॉजिटिव पोटेंशियल पे आएगा, नीचे वाला टर्मिनल जो है वो नेगेटिव पोटेंशियल पे आएगा। तो इस हाफ में डायोड जो है वो फॉरवर्ड बाइस मोड में चला जाएगा, ये वाला हाफ एज इट इज पास करेगा। फिर से जब इस वाले नेगेटिव क्वार्टर की बात करेंगे तो इस वाले ग्रीन वाले हाफ में करंट हमारे पास रजिस्टर में से फ्लो कर गया। उसके बाद फिर से जब हम इस नेगेटिव क्वार्टर की बात करेंगे तो इस क्वार्टर में फिर डायोड जो है ब्लॉकेज मोड में चला जाएगा।
तो इसका मतलब है यहाँ पे आउटपुट हमारे पास जो है पहले क्वार्टर में नहीं आएगी, फिर हाफ साइकिल के लिए आएगी और फिर अगले क्वार्टर के लिए नहीं आएगी। तो अगर आउटपुट की मैं वेव फॉर्म प्लॉट करना चाहूँ तो यहाँ पे मेरे पास आउटपुट की वेव फॉर्म, ये पहला क्वार्टर मिस हो गया, फर्स्ट क्वार्टर ब्लॉक हो गया, फिर हाफ साइकिल आया, फिर अगला क्वार्टर जो है मेरे पास ब्लॉक हो गया। और अगर इसी आउटपुट को इन टर्म्स ऑफ मैं टाइम वैल्यू एनालाइज करना चाहूँ तो 0 से लेकर t/4 तक आउटपुट 0 है, t/4 से लेकर 3t/4 तक आउटपुट की वैल्यू जो है वो नॉन जीरो है, और 3t/4 से कैपिटल T तक फिर क्या है मेरे पास आउटपुट की वैल्यू 0 है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स MCQ इन टर्म्स ऑफ आउटपुट वोल्टेज इन टर्म्स ऑफ टाइम भी पूछ सकता है कि कितने टाइम के लिए आउटपुट 0 है, कितने के लिए नॉन जीरो है। तो ये मेरे पास आ गया हाफ वेव रेक्टिफायर। नेक्स्ट अगर फुल वेव रेक्टिफिकेशन की बात की जाए तो उसी तरीके से वहां पे हमने क्या कहा था, हाफ साइकिल ऑफ AC जो है पास करेगा। फुल वेव रेक्टिफायर में स्टूडेंट्स क्या होता है, फुल वेव रेक्टिफायर में हमारे पास दोनों हाफ्स जो हैं वो DC में कन्वर्ट होते हैं। अब मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए मेरे पास जो है ये ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट जो मेरे पास मौजूद है, इसमें ग्रीन वाले डायोड्स जो हैं वो कंडक्ट करेंगे, मतलब D1 ये वाला डायोड और ये वाला डायोड जो है ये दोनों कंडक्ट करेंगे पॉजिटिव हाफ साइकिल में। और अगर नेगेटिव हाफ साइकिल में बात की जाए तो नेगेटिव हाफ साइकिल में मेरे पास जो दूसरे वाले दो डायोड्स हैं वो वाले दोनों डायोड्स कंडक्ट करेंगे। तो याद रखिएगा फुल वेव रेक्टिफायर में हमारे पास जो ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट होता है जिसमें 4 डायोड्स लगे होते हैं, उनमें किसी भी हाफ साइकिल के दौरान में दो आमने सामने वाले डायोड्स जो हैं वो कंडक्शन करते हैं, बाकी दोनों जो हैं वो रिवर्स बाइस मोड में होते हैं। चाहे पॉजिटिव हाफ की बात की जाए चाहे नेगेटिव हाफ की बात की जाए, दोनों हाफ्स जो हैं उनमें दो डायोड्स कंडक्ट करेंगे, दो डायोड्स ब्लॉक करेंगे। और स्टूडेंट्स अगर आप इस वाले रजिस्टर में डायरेक्शन ऑफ करंट की बात करें तो यू कैन वेरी वेल सी कि दोनों हाफ्स में चाहे पॉजिटिव हाफ ऑफ AC हो चाहे नेगेटिव हाफ ऑफ AC हो, दोनों हाफ साइकिल में क्या हो रहा है, करंट की डायरेक्शन उस रजिस्टर में से सेम रह रही है। जिसका मतलब क्या है, जिसका मतलब है हमारे पास आउटपुट पे जो करंट आ रहा है दैट करंट इज DC करंट, वो हमारे पास AC नहीं है। अब इसके बारे में चंद एक की पॉइंट्स फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में याद रखिएगा स्टूडेंट्स। आउटपुट पे जो रिपल आती है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 2 टाइम्स होती है एज कंपेयर टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट AC। और टाइम पीरियड जो है, अगर आउटपुट रिपल का टाइम पीरियड की बात की जाए तो वो टाइम पीरियड जो है वो हाफ हो जाता है एज कंपेयर टू द टाइम पीरियड ऑफ इनपुट AC। सिमिलरली स्टूडेंट्स अगर RMS वोल्टेज की बात की जाए तो इसको जो है कैलकुलेट करने का मेथड वही है जो प्रीवियसली था, लेकिन यहाँ पे क्या आती है हमारे पास RMS आउटपुट। यहाँ पे हमारे पास RMS आउटपुट जो है वो वही आती है जो हमारे पास AC के लिए था। AC के लिए भी RMS का फॉर्मूला V0/2 था, फुल वेव रेक्टिफायर के लिए भी यही फॉर्मूला है। हाफ वेव रेक्टिफायर में ये फॉर्मूला जरा डिफरेंट था, बटे में स्क्वायर रूट नहीं था। सिमिलरली करंट का फॉर्मूला। नेक्स्ट अगर आउटपुट ऑफ फुल ब्रिज रेक्टिफायर की बात की जाए तो इट इज पल्सेटिंग DC। इसको अगर स्मूथ DC में कन्वर्ट करना है तो हम यूज करते हैं फिल्टर सर्किट। और याद रखिएगा उस फिल्टर सर्किट के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं वो रजिस्टर और कैपेसिटर मौजूद होते हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए इंफॉर्मेशन टाइप MCQ है, इंफॉर्मेशन बेस्ड। कहता है नंबर ऑफ डायोड्स फॉर फुल वेव रेक्टिफिकेशन विद सेंटर टेप्ड ट्रांसफार्मर। अब ये हमारे कोर्स में मौजूद नहीं है, जस्ट MCQs के लिए याद करते हैं कि फुल वेव रेक्टिफिकेशन अगर सेंटर टेप्ड ट्रांसफार्मर से को यूज करके करवानी हो तो हमें डायोड्स जो रिक्वायर होते हैं उनकी तादाद सिर्फ 2 है। लेकिन हमारे कोर्स में जो डिस्कस किया है वो है नंबर ऑफ डायोड्स फुल वेव रेक्टिफिकेशन के लिए, जो कि ब्रिज रेक्टिफायर से हम करते हैं। हमारे कोर्स में चूंकि ब्रिज रेक्टिफायर है तो ब्रिज रेक्टिफायर के केस में याद रखिएगा वो हमारे पास नंबर ऑफ डायोड्स कितने होंगे, उनकी तादाद 4 होगी। नेक्स्ट MCQs डिस्कस कर लेते हैं रिगार्डिंग द मॉड्स एंड जो हमने रेक्टिफिकेशन की जो टाइप्स पढ़ी हैं। कहता है विच टाइप ऑफ बाइसिंग द फॉलोइंग डायोड हैज। तो यहाँ पे अगर हम देखें डायोड का जो P टर्मिनल है वो हाई पोटेंशियल पे है, N टर्मिनल जो है वो लो पोटेंशियल पे है, तो ऑब्वियसली ये डायोड का कौन सा मोड बनेगा, दिस विल बी फॉरवर्ड मोड। नेक्स्ट अगर देखा जाए कहता है इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC करंट इज हाफ इन हाफ वेव रेक्टिफायर इज F, देन आफ्टर रेक्टिफिकेशन द फ्रीक्वेंसी बिकम्स। अब स्टूडेंट्स हमने पढ़ा
कि हाफ वेव रेक्टिफायर में फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट रिपल जो है वो सेम होती है एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट AC। तो यहाँ पे आंसर हमारे पास F ही रहेगा। हाँ अलबत्ता अगर हमारे पास यहाँ पे फुल वेव रेक्टिफायर होता फिर हमारे पास आंसर यहाँ पे बीटा सही होना था, क्योंकि फुल वेव रेक्टिफायर की आउटपुट रिपल फ्रीक्वेंसी ट्वाइस द फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट AC होती है। अब बात कर लेते हैं स्पेशली डिजाइन पीएन जंक्शंस की। स्पेशली डिजाइन पीएन जंक्शन स्टूडेंट्स हमारे जो है बुक के अंदर 3 डिस्कस की गई हैं। फर्स्ट इज LED, सेकंड इज फोटो डायोड एंड थर्ड वन इज फोटोवोल्टाइक सेल और सोलर सेल। इनके बारे में चंद एक इंफॉर्मेशन बेस्ड MCQs और उसी तरह से हमारे पास जो की पॉइंट्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल LED की बात करें तो इट इज़ मेड फ्रॉम गैलियम आर्सेनाइड एंड गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड, ये आप याद करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास LED करती क्या है, इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू द लाइट एनर्जी। और याद रखिएगा LED को ऑपरेट हमेशा फॉरवर्ड बाइस मोड में किया जाता है। अब इस वाली डायग्राम के अंदर यू कैन सी कि फॉरवर्ड बाइस कंडक्शन के दौरान में जब इलेक्ट्रॉन और होल पेयर्स मिल रहे होते हैं तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर के रिकॉम्बिनेशन से हमारे पास जो एनर्जी एमिट होती है वो विजिबल रीजन में लाया करती है। अगर हम डायोड को बना रहे हैं विद दिस कॉम्बिनेशन तो वो एनर्जी जो है इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स ऑफ लाइट एमिट होगी। नॉर्मल सिलिकॉन और जर्मीनियम अगर डायोड्स की बात की जाए तो उनमें फॉरवर्ड कंडक्शन के दौरान में वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट डिसिपेट होती है। बहरहाल LED के अंदर वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट फोटॉन्स एमिट होती है। नेक्स्ट अगर फोटो डायोड की बात की जाए तो स्टूडेंट्स फोटो डायोड को हमेशा रिवर्स बाइस मोड में यूज़ किया जाता है। और फोटो डायोड याद रखिएगा इट इज़ दैट डायोड जिसको हम यूज़ करते हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ लाइट। अब फोटो डायोड की फिर डेफिनेशन हम क्या कर सकते हैं, इट इज़ दैट डिवाइस विच इज़ यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ लाइट। अब किस किस लाइट की डिटेक्शन कर सकते हैं याद रखिएगा, चाहे वो विजिबल है रीजन चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का कोई इनविजिबल रीजन है, दोनों की डिटेक्शन फोटो डायोड से की जा सकती है। और इसको ऑपरेट जो है हम रिवर्स बाइस में करते हैं एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। नेक्स्ट अगर स्टूडेंट बात की जाए इसमें ये कनेक्शन यू कैन सी फ्रॉम दिस डायग्राम के इस डायोड को हमेशा रिवर्स बाइस में कनेक्ट किया जाता है। इसको रिवर्स बाइस में कनेक्ट करेंगे तो जब इंसिडेंट लाइट पड़ेगी तो उस इंसिडेंट लाइट की वजह से करंट के अंदर एप्रीशिएबल चेंज आता है, जो एप्रीशिएबल चेंज जो है वो डिटेक्शन ऑफ लाइट की वजह बनता है। नेक्स्ट अगर फोटो वोल्टाइक सेल की बात की जाए तो फोटो वोल्टाइक सेल इज दैट डायोड जो कि हमारे पास लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिक एनर्जी में और इसमें कोई बाइसिंग रिक्वायर नहीं होती। एज यू कैन सी फ्रॉम द डायग्राम जो फोटो सेल या जिसको सोलर सेल भी बोला जाता है उसमें क्या होगा, उसमें हमारे पास लाइट के फोटोन सोलर सेल पे पड़ेंगे। सोलर सेल जो है उस लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में बदलेगा, वो इलेक्ट्रिसिटी बैटरी में हम स्टोर कर लेंगे और जब ज़रूरत पड़ेगी किसी भी कंपोनेंट को उससे ड्राइव कर सकते हैं। अब इन्हीं LED और फोटो डायोड और फोटोवोल्टाइक सेल के बारे में चंद एक और इन्फॉर्मेशंस। LED की अगर एप्लीकेशंस की बात की जाए तो LED को यूज़ किया जाता है एज स्मॉल लाइट सोर्सेज और हम LED को यूज़ करते हैं 7 सेगमेंट डिस्प्ले के अंदर भी। अब 7 सेगमेंट डिस्प्ले के बारे में स्टूडेंट्स MCQs आप याद रख लीजिएगा। 7 सेगमेंट डिस्प्ले के अंदर आपको MCQ में पूछा जा सकता है कि किसी भी डिजिट को रिप्रेजेंट करने के लिए LED 7 सेगमेंट डिस्प्ले में कितनी LEDs ग्लो करेंगी और कितनी LEDs ऑफ होंगी। मिसाल के तौर पे अगर हमने करना है 0 डिजिट रिप्रेजेंट तो 0 डिजिट रिप्रेजेंट करने के लिए ये जो दरमियान वाली LED है हमारे पास दिस वन, ये वाली LED जो है ऑफ रहेगी, बाकी सारी ऑन होंगी। तो आई विल से 0 रिप्रेजेंट करने के लिए 6 LEDs जो है वो ग्लो करेंगी 7 सेगमेंट डिस्प्ले की और 7वीं ऑफ रहेगी। इसी तरह कोई भी डिजिट जो है डिस्प्ले करने के लिए आपको पूछा जा सकता है कितनी नंबर ऑफ LEDs ग्लो करेंगे। फोटो डायोड की अगर बात की जाए तो इसके बारे में है कि फोटो डायोड कैन टर्न इट्स करंट ऑन एंड ऑफ इन नैनो सेकेंड्स, दिस कैन बी MCQ, हेंस इट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट फोटो डिटेक्टर। एप्लीकेशंस में फोटो डायोड ऑटोमेटिक स्विचिंग में यूज़ किया जा सकता है, लॉजिक सर्किट्स में, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम में, डिटेक्शन ऑफ बोथ विजिबल एंड इनविजिबल रीजन्स। फोटोवोल्टाइक सेल में याद रखिएगा जब हम बात करते हैं तो फोटोवोल्टाइक सेल की जो फॉर्मेशन है वो इस तरह से है कि N रीजन जो है वो थिकर होता है और P रीजन जो है उस N रीजन के ऊपर उसकी थिन सी लेयर जो है वो हम चढ़ा देते हैं। इस तरह से होता क्या है, P रीजन की थिकनेस कम रखने की वजह ये होती है कि PN जंक्शन जो है वो लाइट के सामने डायरेक्टली एक्सपोज रहे और जब यहाँ पे लाइट एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी तो याद रखिएगा
सर्किट एक्सटर्नल वाले सर्किट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे फ्रॉम एन साइड टूवर्ड्स पी साइड, और जो एक्सटर्नल रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप आएगा उस पोटेंशियल ड्रॉप की पोलैरिटी भी इस वाले सर्किट में आप देख सकते हैं कि एन वाली साइड जो है वो नेगेटिव पोटेंशियल बन रही होती है और पी वाली साइड पॉजिटिव पोटेंशियल बन रही होती है। नेक्स्ट स्टूडेंट, हमारे पास जो डिवाइस है दैट इज ट्रांजिस्टर। अ ट्रांजिस्टर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू एम्पलीफाई और स्विच इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स एंड इलेक्ट्रिक पावर। तो याद रखिएगा, ट्रांजिस्टर एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक पावर या कोई भी इलेक्ट्रिक सिग्नल अगर हमारे पास है उस इलेक्ट्रिक सिग्नल को एम्पलीफाई कर सकता है। अब उस इलेक्ट्रिक सिग्नल के बारे में क्या क्या चीज़ एम्पलीफिकेशन कर सकता है ट्रांजिस्टर, वो एम्पलीफिकेशन करंट की भी हो सकती है, वो एम्पलीफिकेशन वोल्टेज की भी हो सकती है, वो एम्पलीफिकेशन पावर की भी हो सकती है। अ ट्रांजिस्टर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू पीएन जंक्शंस कनेक्टेड बैक टू बैक। दिस इज अनदर इंफॉर्मेशन। एक जो पीएन जंक्शन है उसको एमिटर बेस जंक्शन नाम दिया जाता है और दूसरी पीएन जंक्शन को कलेक्टर बेस। अब ट्रांजिस्टर में ये जो तीन रीजन्स होते हैं इनमें अगर साइजिस का ऑर्डर देखा जाए तो याद रखिएगा कलेक्टर सबसे बड़ा, उससे छोटा एमिटर और सबसे छोटी बेस होती है। अगर इम्प्योरिटी कंसंट्रेशन के हवाले से कहा जाए तो एमिटर में सबसे ज़्यादा इम्प्योरिटी, कलेक्टर में उससे कम और बेस में सबसे कम। नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर्स की अगर कंडीशंस की बात की जाए तो याद रखिएगा एमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बाइस होना चाहिए, कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बाइस होना चाहिए और VBB की वैल्यू जो है इट शुड बी लेस देन VCC। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास दो तरह के जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं, NPN ट्रांजिस्टर और PNP ट्रांजिस्टर, दोनों के सिंबल्स हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। एरो अगर आउटवर्ड है यहाँ पे तो इसका मतलब है ये NPN ट्रांजिस्टर है, और अगर एरो इनवर्ड है तो हमारे पास ये कौन सा ट्रांजिस्टर है, इट इज़ PNP ट्रांजिस्टर। अब अगर करंट हम NPN ट्रांजिस्टर में से करंट फ्लो होने के मैकेनिज्म की बात करें, अब करंट फ्लो होने के मैकेनिज्म से पहले एक दो और छोटी छोटी इंफॉर्मेशन बेस्ड चीज़ें। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जो बेस का साइज हम ट्रांजिस्टर में टिपिकली यूज़ करते हैं, बेस का साइज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 टू रेज पावर -6 मीटर होता है या माइक्रोमीटर की रेंज में होता है। और सिमिलरली अगर हम बात करें पीएन जंक्शन डायोड में, तो पीएन जंक्शन डायोड में जो डिप्लीशन रीजन हमारे पास फॉर्म हो रहा होता है उसका भी टिपिकल साइज माइक्रो मीटर की रेंज में ही होता है। अब बैक टू द करंट थ्रू एनपीएन ट्रांजिस्टर। एनपीएन ट्रांजिस्टर हम टिपिकली जो है वो यूज करते हैं, मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं। इसकी वजह बड़ी सिंपल है, एनपीएन ट्रांजिस्टर्स के अंदर हमारे पास जो एमिटर होता है वो एन रीजन होता है, और करंट जब मैकेनिज्म हम डिटेल में बुक में डिस्कस करते हैं तो वी सी कि एमिटर बेसिकली जो है वो सोर्स ऑफ करंट बन रहा होता है। एमिटर कर इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज करियर्स को एमिट कर रहा होता है और करंट फ्लो होने के मैकेनिज्म की वजह बन रहा होता है। तो चूंकि एनपीएन ट्रांजिस्टर के अंदर हम एन रीजन एज एमिटर यूज करेंगे, एन रीजन के अंदर हमारे पास मेजॉरिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स की, तो चूंकि इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी या कंडक्टिविटी कदरे ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू होल्स, तो हम पीएनपी ट्रांजिस्टर की बजाय फिर प्रेफर क्या करते हैं, एनपीएन ट्रांजिस्टर करते हैं। क्योंकि पीएनपी ट्रांजिस्टर में तो एमिटर हमारे पास पी टाइप होगा, उस पी टाइप के अंदर होल्स की मेजॉरिटी होगी, और होल्स की हमने कहा मोबिलिटी जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की निस्बत कदरे कम होती है। तो बहरहाल बैक टू करंट थ्रू एनपीएन ट्रांजिस्टर, इसमें जब हम केसीएल अप्लाई करके स्टूडेंट्स करंट की इक्वेशन बनाते हैं तो हमारे पास एमिटर करंट बराबर आता है IC प्लस IB। दिस इक्वेशन कैन बी यूज फॉर शॉर्ट न्यूमेरिकल टाइप MCQs। सिमिलरली करंट गेन ऑफ ट्रांजिस्टर की अगर बात की जाए सेकेंड इक्वेशन, तो बीटा हम करंट गेन ऑफ ट्रांजिस्टर नाम देते हैं, इट इज इक्वल टू IC ओवर IB। IC इज द कलेक्टर करंट, IB इज द बेस करंट। ऑब्वियसली दो करंट्स की रेशो है तो यूनिट लेस होगा, और इसकी वैल्यू याद रखिएगा इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ हंड्रेड्स होती है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास एक और फैक्टर होता है ट्रांजिस्टर के बारे में, एक और कांस्टेंट होता है जिसका नाम अल्फा है। ये अल्फा जो है इट इज द रेशो ऑफ IC ओवर IE। IC इज कलेक्टर करंट एंड IE इज एमिटर करंट। अब ये भी यूनिट लेस होगा, और इसके बारे में याद रखिएगा इसकी वैल्यू जो है वो हमेशा 1 से लेस होगी। इसकी डिटेल आप फर्दर जो है वो इंजीनियरिंग में डिस्कस करेंगे। बहरहाल न्यूमेरिकल शॉर्ट न्यूमेरिकल टाइप MCQs के अंदर आपको ये रिलेशन जो हैं अल्फा और बीटा के पूछे जा सकते हैं। अल्फा की वैल्यू देके बीटा की वैल्यू, और बीटा की वैल्यू देके अल्फा की वैल्यू पूछी जा सकती है। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ट्रांजिस्टर इज पावर एम्पलीफाइंग डिवाइस
दैट इज इट कैन एम्पलीफाई बोथ करंट एज वेल एज द वोल्टेज। प्रीवियसली हम जो कंपोनेंट्स पढ़ते थे, ट्रांसफार्मर या रजिस्टर, कैपेसिटर या इंडक्टर, वो वाले कंपोनेंट्स जो हैं वो पावर एम्पलीफिकेशन नहीं करते। उनमें हमारे पास जो सबसे कंफ्यूजिंग कंपोनेंट है वो ट्रांसफार्मर है। तो याद रखिएगा, ट्रांसफार्मर पावर एम्पलीफिकेशन नहीं करता, सिर्फ वोल्टेज या करंट के लेवल को स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है। लेकिन ट्रांजिस्टर जो है ऐसा डिवाइस है जो पावर एम्पलीफिकेशन करता है। अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन अबाउट ट्रांजिस्टर इज दैट डिवाइस जो क्या करता है, पावर एम्पलीफिकेशन भी करता है, करंट एम्पलीफिकेशन और वोल्टेज एम्पलीफिकेशन सारा कुछ ये वाला डिवाइस कर सकता है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन हमारे पास ट्रांजिस्टर के बारे में, ट्रांजिस्टर कैन एम्पलीफाई बोथ एसी एज वेल एज डीसी। एंड नेक्स्ट इज कॉमन एमिटर एम्पलीफायर जो है, जो कि हमारी बुक में डिस्कस किया गया है। इसमें क्या होगा, वेन एवर ट्रांजिस्टर इज यूज एज एन एम्पलीफायर वी यूज इट्स एक्टिव मोड। ये भी स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन बेस्ड एमसीक्यू है। ट्रांजिस्टर बेसिकली 3 तरह के मोड्स में यूज होता है, एक्टिव मोड, उसके बाद उसका मोड आता है सैचुरेशन मोड और कट ऑफ मोड। सैचुरेशन मोड और कट ऑफ मोड जो है, याद रखिएगा जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, ये ट्रांजिस्टर एज अ स्विच में यूज होते हैं। और एम्पलीफायर में हमेशा कौन सा मोड यूज होता है, इट इज एक्टिव मोड। अब ट्रांजिस्टर की अगर हम वोल्टेज गेन की बात करें, जो कि हम डेरिवेशन करने के बाद फाइनल रिलेशन बनाते हैं, तो दैट वोल्टेज गेन इज माइनस बीटा आर सी ओवर आर आई ई। इस गेन के फॉर्मूले में हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज नेगेटिव साइन शोज 180 डिग्री फेज डिफरेंस बिटवीन इनपुट आउटपुट, दिस इज क्वाइट सिंपल। दूसरी चीज हमारे पास जो गेन होता है ट्रांजिस्टर का, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर सी, जो कि कलेक्टर साइड पे जो हम रेजिस्टेंस एक्सटर्नली कनेक्ट करते हैं उसकी वैल्यू है। और गेन ऑफ द ट्रांजिस्टर हमारे पास जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर आई ई, जबकि आर आई ई ही क्या है, इट इज द रेजिस्टेंस बिटवीन द बेस एंड द एमिटर जंक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास चूंकि एक्सटर्नल पैरामीटर हमारे पास सिर्फ आरसी है, तो इसका मतलब है ट्रांजिस्टर का गेन कंट्रोल करने के लिए बीटा भी ट्रांजिस्टर के लिए फिक्स होता है, आर आई ई की वैल्यू भी फिक्स है, तो फिर गेन कंट्रोल करने का पैरामीटर क्या बना हमारे पास, इट इज आरसी। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है ट्रांजिस्टर एज अ स्विच। तो स्विच में याद रखिएगा ट्रांजिस्टर का कौन सा मोड यूज करते हैं, सैचुरेशन एंड कट ऑफ मोड यूज करते हैं। ट्रांजिस्टर एज अ स्विच के अंदर हम बेस और एमीटर टर्मिनल को एज कंट्रोल टर्मिनल्स यूज करते हैं, कलेक्टर और एमीटर टर्मिनल्स को यूज करते हैं एज द स्विच टर्मिनल्स। अब फर्दर जो हमारे पास ट्रांजिस्टर एज अ स्विच में इंफॉर्मेशन है, जब ट्रांजिस्टर एज ऑन स्विच बिहेव करता है, तो याद रखिएगा ऑन स्विच में ट्रांजिस्टर की जो कलेक्टर और एमीटर के दरमियान रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू वेरी वेरी स्मॉल होती है, और कलेक्टर एमीटर के दरमियान जो वोल्टेज ड्रॉप होता है दैट इज अबाउट 0.1 वोल्ट विच कैन बी इग्नोर्ड, दैट इज नेग्लिजिबल वैल्यू एज कंपेयर टू द बैटरी वोल्टेज। और अगर ट्रांजिस्टर ऑफ स्विच में बिहेव कर रहा हो तो ऑफ स्विच में ट्रांजिस्टर की रेजिस्टेंस इन्फिनिटी हो जाती है कलेक्टर एमीटर के दरमियान, और हमारे पास VCE की वैल्यू VCC के बराबर हो जाती है। अब हम क्विकली चंद एक MCQs डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अ ट्रांजिस्टर हैज alpha option is 3 regions 2 junctions, beta option is 2 regions 3 junctions, charlie 3 junctions, delta is 2 regions and 2 junctions। तो ऑब्वियसली हमारे पास ट्रांजिस्टर में रीजन 3 होते हैं, जंक्शन 2 ही होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है विच रीजन ऑफ ट्रांजिस्टर इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to raise power -6 मीटर। हमने ये याद किया था कि ट्रांजिस्टर का जो बेस टर्मिनल है दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रोमीटर्स। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है इन फोटो डायोड द रिवर्स करंट इज। तो स्टूडेंट याद रखिएगा फोटो डायोड के अंदर हमारे पास जो रिवर्स करंट होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, और ये हमारे पास यहाँ पे रिलेशन भी याद रखिएगा, ग्राफिक रिलेशन कि करंट और जब हम इंटेंसिटी का रिलेशन ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन आता है। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, इट विल बी अल्फा। So that is all from this lecture. Thank you very much. For further practice, please consult Step Practice book.